राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, जाने माने फिल्मकार और राइटर अनुराग बसु। रोल कैमरा, रोलिंग, एक्शन। सुनील ने सबको तुम लोग गोली छोड़ा दूंगा, बता रहा हूं मैं। चलो चलो। अनुराग बसु। जाने माने फिल्मकार अनुराग बसु का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। बेहद सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाले अनुराग बसु के घर में थिएटर की हलचलें हमेशा बनी रहीं, जिसकी वजह से उनका झुकाव फिल्म और थिएटर की तरफ हुआ। अपनी कलात्मक इच्छाएं पूरी करने की ललक अनुराग बसु को मुंबई खींच लाई, जहां उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई की और महज 20 साल की उम्र में अनुराग बसु ने टेलीविजन के लिए कई सीरियल्स बनाए। मगर फिल्मकार बनने की चाह ने अनुराग बसु को टेलीविजन से फिल्मों की तरफ मोड़ दिया। पहली बार बतौर फिल्मकार उन्होंने पहली फिल्म बनाई कुछ तो है, जो कोई खास कमाल न दिखा सकी। मगर 2004 में आई फिल्म मर्डर से अनुराग बसु को खासी पहचान मिली। सोनिया नहीं सुधी। सिमरन, सोनिया की जगह तुमने खुद ली थी। मैंने नहीं कहा था तुमसे या तुम्हारे पापा से कि मुझ पर और मेरे बच्चे पर एहसान कर लो। अनुराग बसु की बनाई फिल्म गैंगस्टर और लाइफ इन अ मेट्रो ने भी बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के दिलों में जगह बनाई। 2012 में आई फिल्म बर्फी की सफलता ने आज अनुराग बसु को भारतीय फिल्मों के कुछ चुनिंदा और संभावनाशील फिल्मकारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हमें बताइए कि हम ये सुनते हैं कि इधर हाल के बरसों में फिल्मकारों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी जो सामने आई, जिससे तमाम फिल्म उद्योग को बहुत उम्मीदें हैं कि एक बिल्कुल नए तरह का सिनेमा सामने आ रहा है, और ये जिम्मेदारी, इस नए सिनेमा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी और उम्मीदें आपके साथ भी जोड़ी जाती हैं। जब आप ये बात सुनते हैं तो आप इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? नहीं, जिम्मेदारी तो है, और हम सब चाहते हैं कि हम अपनी जगह बनाएं, अपनी आवाज़ ढूंढें। मैं तो अभी भी ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता नहीं मेरी आवाज़ क्या है। हर फिल्म के साथ ये कोशिश होती है कुछ नया करें, और ये बड़ा एक अजीब सा बिज़नेस है। ये एक आर्ट फॉर्म तो है, एक कला है, लेकिन ये ऐसे नहीं कि आप अपने मन से जो चाहे कर सकें, क्योंकि कई लोगों की रोज़ी रोटी, कई लोगों का बिज़नेस से जुड़ा हुआ होता है। आप अगर पेंटर होते तो कैनवस को जैसे रंगना है रंग सकते थे अपने मर्जी से। तो यहाँ पे पूरे समय हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है। यहाँ पे दर्शकों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और आप तो जगह जगह घूमते हैं। दिल्ली की दर्शक, बम्बई की दर्शक, कलकत्ता की दर्शक, पंजाब के दर्शक सब अलग है। तो हमारे देश में फ़िल्म बनाना होता है कई देशों के लिए फ़िल्म बनाना। सो ऐसा एक सब्जेक्ट चुनना जो कि यूनिवर्सल हो, आपके दिल के करीब हो, आप उसको बनाएं, एंजॉय करें और सबको पसंद भी आए, मुश्किल है। और हम सब, मेरे सारे जो साथी हैं, मेरे जो सामयिक डायरेक्टर हैं जितने भी हैं, हम सब यही कोशिश कर रहे हैं, और मुश्किल काम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बदल देंगे सब कुछ, सिनेमा बदल जाएगी। कोशिश करें, धीरे धीरे नया कुछ करें। इसी जगह पर रह के कैसे कुछ नया कर सकते हैं। अब यहाँ मेरी ये जिज्ञासा होती है कि वो कौन से हालात मिले आपको जिसमें चलते चलते जाहिर है कि वो सफ़र थोड़ा आड़ा तिरछा सा रहा होगा, जिसने आपको यहाँ तक पहुँचाया। एक बार अगर एक सरसरी नज़र डालें कि कहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई और क्या हो रहा था और क्या होने लग गया। हाँ, ये कुछ मैंने ऐसे नहीं कहूँगा कि मैंने बचपन से ख्वाब देखा था फिल्म इंडस्ट्री आना और डायरेक्टर बनना चाहता, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। और मैं बहुत ही एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार से हूँ। मेरे फादर भिलाई स्टील प्लांट में काम करते थे, स्टील प्लांट में थे। मेरी मम्मी भी काम करती थी। तो क्या होता है कि छोटे स्टील प्लांटों में ना एक एम्बिशन जो होता है मैक्सिमम किसी बच्चे का, IIT, PET, PMT के अलावा कुछ होता नहीं है। तो मैं 10वीं 11वीं से तो एंट्रेंसेस की पढ़ाई कर रहा था। ये कभी फिल्म दिमाग में भी नहीं आया कहीं। लेकिन मेरे पापा और मम्मी जो हैं एक बहुत सक्रिय थिएटर एक्टर थे। एमेचर ग्रुप था हमारा, हम नाटक करते थे, वही उनका पेशा होता था। अदरवाइज़ वही उनका ऑक्सीजन होता था, नहीं तो नौकरी कर करके शायद वो बोर हो जाते। तो हमारी शामें, हमारा होमवर्क, हमारा सब कुछ ग्रीन रूम में गुजरा।
यहाँ पे पापा लोग ग्रीन रूम नाटक करते थे, रिहर्सल करते, तो हम वहाँ पे होमवर्क करते थे। तो इसी माहौल में बड़ा, तो नेचुरली कुछ साथ में आ गया। लेकिन ये इससे कैरियर बना गया, इससे हम रोज़ी रोटी कमाएंगे, ये कभी जहन में नहीं आया। लेकिन जब मैंने एंट्रेंस दिया, मेरा सब सिलेक्शन हो गया, तब लगा अब क्या, अब तो पढ़ना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, फिर क्या करूँगा, फिर नौकरी करनी पड़ेगी, क्या मुझे ये करना है। तो कहीं पे लगा कि हिम्मत नहीं हुई ये कहने के लिए कि मैं बम्बई जाऊँगा, लेकिन इतनी हिम्मत की कि मैं बम्बई जाके पढ़ाई करूँ, फिर देखूँ क्या है। तो मैंने ऐसे परमिशन लिया, बम्बई आया। बम्बई में मैंने फिज़िक्स ऑनर्स किया 3 साल। करते करते यहाँ पे थिएटर वगैरह करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और लगा कि यहाँ पे मेरी जगह है, और कॉन्फिडेंस आया थोड़ा सा, क्योंकि उस वक्त बॉम्बे आना और डायरेक्टर बना बहुत फार फेच ड्रीम था। आजकल थोड़ा आसान है, लोग मिल जाते हैं, सोशल नेटवर्क है, ये सब बातचीत होती है। उस वक्त मुश्किल था। बस ऐसे ही सिलसिला हुआ, मैं आया बम्बई, और कॉलेज करते करते सेटों पे जाता था, लोगों से मिलता था, कई सारी चीज़ें की हैं मैंने। हाँ, सीधा ऐसे फट से डायरेक्शन में नहीं आ पाया, कोई लेता नहीं था। तो मैंने मेकअप मैन का असिस्टेंट बना, फोकस पुलर बना, कुछ कुछ करते करते बाद में बस मैंने ये शुरुआत की। और मैंने बहुत कम उम्र में जो है मैं डायरेक्टर बन चुका था। तारा मेरा पहला सीरियल था। मुझे याद है, मैं कुछ ग्रेजुएट हुआ 95 में, और 96 97 में तारा डायरेक्ट करा था ऑलरेडी। मैं फॉर्चुनेट था कि जब मैं आया तब ये प्राइवेट चैनलों की बाढ़ आई हुई थी, जी, सोनी, स्टार, तो काम बहुत था, तो उस समय सही था। और बस मुझे यही लगा कि मुझे लिखना आता है। मेरे गुण क्या थे उस वक्त, मैं थिएटर करता था, थिएटर लिखता था, अभिनय के बारे में जानता था, थोड़ी सी म्यूज़िक के बारे में थोड़ा बहुत सब कुछ जानता था, और लेकिन किसी में भी महारत हासिल नहीं थी। बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी नहीं था, बहुत अच्छा एक्टर भी नहीं था, लेकिन कहानी कहना जानता था अच्छी तरीके से। सो दैट्स व्हाई आई बिकेम डायरेक्टर। और जब एक तरह से कहिए कि अब तो धीरे धीरे करके आपने वो जगह हासिल कर ली है जो शायद आपने कहा कि वो ख्वाब नहीं था, लेकिन अब वो एक तरह का कंपल्शन भी बन गया है, क्योंकि एक जगह तक आप पहुंच जाते हैं तो फिर लोगों की आपसे और ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। लेकिन एक निजी तौर पर जब आप कभी सोचते हैं ये बैठकर कि इस रास्ते में अड़चनें बहुत हैं, क्योंकि अपनी तरह से अपनी कहानी कहना, वो आपने खुद ही कहा कि वो कोई पेंटिंग की तरह की चीज़ तो है नहीं कि आपने कैनवस दिया और आप हैं, उसमें बहुत सारे आउटर कंपल्शंस भी होते हैं। तो जब इतनी सारी चीज़ों के बीच में अपनी कहानी को कहने की शुरुआत होती है तो क्या चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, एक डायरेक्टर की हालत ना वैसे ही होती है एक फिल्म बनाते वक्त, जैसे कि कोई कुत्ता हाईवे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। वो हाईवे क्रॉस करने की कोशिश करता है, यहाँ से ट्रक आ रहा है, वहाँ से फिएट आ रहा है, यहाँ से बाइक आ रही है, कैसे ही बचते बचाते रास्ता क्रॉस कर लेता है वो। तो हम भी अपनी तरह की फ़िल्म बना लेते हैं, तो पूरे समय फिल्म बनाते वक्त ऐसे अपने आप फिल्म को बचाते हुए चलने पड़ते हैं ये सब एक्सटर्नल एलिमेंट से। कभी पब्लिसिटी पोस्टर क्या होगी, बात क्या होगी, ये फलाना, ये सबसे बचते बचाते आपको अपनी फ़िल्म को ऐसे गार्ड करके रखना पड़ता है, क्यों आपको पता है आपकी फ़िल्म क्या है और किसी को नहीं पता होता, यकीन मानिए। एक डायरेक्टर के अलावा कोई नहीं जानता है कि क्या किस तरह का रूप लेगा, वो सिर्फ डायरेक्टर के दिमाग में होता है, और उसे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। आप जितना बचा सकें इन एलिमेंट से, आप उतनी अच्छी फिल्म अपनी मन की बात कह पाएंगे। बहुत सारे होते हैं। एक तो आप अपने अंदर जूझ रहे होते हैं सबसे पहले क्योंकि आप अपने कमरे में अकेले होते हैं। आप जब म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ गाना सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ये आपका जजमेंट होता है, और आप हमेशा ये सवाल पूछते हैं अपने आप को, ये जो मैंने गाना पसंद किया और ये जो मैं गाना, ये क्या सबको पसंद आएगा? ये जो मैं कहानी कह रहा हूँ, ये क्या सबको पसंद आएगा? ये जो सवाल है, ये कुछ कोई एंड नहीं है इसका। और ये अभी भी आप 10 फिल्में बना ले, ये सवाल आपको बहुत परेशान करता है कि जो मैं कह रहा हूँ क्या सबको पसंद आएगा? यही है बस लड़ाई पूरे समय। और जब तक आपको लगता है कि आपका चॉइस और आपकी कहानी कहने की क्षमता लोगों को पसंद आए, बस ये नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से, मतलब आपके कान, आप ये, दैट इज़ द ओनली थिंग यू लिव विथ। ये जो सबको पसंद आएगा,
की जो दुविधा है कि बार बार आदमी अपने आप से पूछता है कि जो मैं ये कहानी कहने जा रहा हूँ ये सबको पसंद आएगी कि नहीं, ये जो गाना है सबको पसंद आएगा कि नहीं, इस बात को थोड़ा और समझेंगे। लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ज़रूर। एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं अनुराग बासु के साथ, जो कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर और राइटर हैं। आपको कहीं पे जाके एक सेल्फिश हो जाना पड़ता है, फिर आपको अपनी मन की फिल्म बनानी पड़ती है। पूरे समय एंड तक अगर आप यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फिल्म बनती नहीं है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं अनुराग बसु हमारे साथ, जो कि एक जाने माने फिल्म डायरेक्टर हैं। अनुराग जी, आपने कहा कि ये जो अपने अंदर जो जूझने वाला मसला है, इसको फिर आप कैसे हल करते हैं? फिर ये हल होता है कि मैं अपने आप को दर्शक की जगह तरह बैठ के देखता हूँ उसको, और हमेशा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं भी तो समाज का हिस्सा हूँ, मैं भी दर्शक हूँ, और अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ तो शायद मेरे जैसे और भी कई सैकड़ों होंगे जो एंजॉय करेंगे। बस आखिरी में वही मापदंड रहता है कि आप अपने आप को डिटैच करके, आपकी कहानी से एकदम अलग करके आप फिर उसको जज करें। दैट इज़ द ओनली वे। आप लोगों को दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, बस यही है। आप इसको कहीं पे छोड़ना पड़ता है, ये सवाल आपको ना, नहीं तो फिल्म बनाने नहीं देता है। आपको कहीं पे जाके एक सेल्फिश हो जाना पड़ता है, फिर आपको अपनी मन की फिल्म बनानी पड़ती है। पूरे समय एंड तक अगर आप यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या देखेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फिल्म बनती नहीं है। कहीं पे जाके बीच में जाके ये मैं सोचना बंद कर देता हूँ, नहीं तो फिल्में बननी मुश्किल है। असल में मैं देखता हूँ कि आपकी थोड़ी स्थिति थोड़ी विशिष्ट इसलिए है क्योंकि आपने टेलीविज़न के लिए भी लंबा समय गुजारा और लोगों की रुचियों को केटर करने में भी वो इंटरेस्ट हमेशा दिखाया। लेकिन सिनेमा ऑल टुगेदर एक अलग चीज़ थी जिसको आपने अपनी तरह की एक भाषा उसमें गढ़ी। दरअसल आपको कहना क्या है, मतलब ये मुझे बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या उलझन, क्या उधेड़बुन और क्या बात है जिसे आप कहना चाहते हैं? क्योंकि आखिरकार कुछ आप ऐसा कहते हैं जो दिल को छूता है। ये जो दिल को छूने वाली बात है, उसके लिए शायद वो अप्रोच आपने अपनाया है जो फार्मूला से हट कर है। नहीं, फार्मूला तो खैर देखिए, मेरी ना सबसे मैं बाद में कितना भी कह दूं, आपको कह रहा था कि लोग आते हैं, ये सब आता है दिमाग में, लेकिन अल्टीमेटली मैं ये हमेशा हर फिल्म की शुरुआत में ऐसे ही अप्रोच के साथ फिल्म शुरू करता हूँ। अभी आप ये सवाल मुझसे पूछो, मेरे मुंह से ये जवाब निकला क्योंकि 2 दिन से मैं इस उधेड़-बुन में हूँ कि मैं जो कहानी अभी कर रहा हूँ क्या पसंद आएगी कि नहीं। तो ये लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, आप एक फ़िल्म को 1.5 साल तक डायरेक्ट करते हैं, आप रोज़ उठते हैं, उसके बारे में म्यूज़िक बनाते हैं, फिल्म के सेट पे आते हैं, लेकिन अगर आपको उस कहानी के साथ और उस फिल्म के साथ इश्क ना होना, 1.5 साल बहुत बुरे गुजरते हैं आप। तो अल्टीमेटली ये कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं, मैं रोज़ सेट पे जा रहा हूँ और कुछ नया दे पा रहा हूँ कि नहीं, मेरे लिए एज ए फिल्म मेकर वो एक्साइटिंग होना चाहिए, और मेरे सारे यूनिट मेंबर में भी वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए। मेरा कैमरामैन बड़ा खुश होना चाहिए, अरे आज कुछ नया करके आए। सो ये जो है ना, ये इसका एक अलग ही मज़ा है जब आप पूरी यूनिट जो 1.5 साल तक ये फिल्म बनाने एंजॉय करती है। अल्टीमेटली फिर वही देखता हूँ मैं कि हमें ये फिल्म कहानी कह के मज़ा है कि नहीं, कुछ एक बात कहीं पे, और क्या कहता है, कहानी कहीं बाहर से तो नहीं आती, अंदर से आती है। तो आपके ज़िंदगी के अनुभव, आपने जो देखा है, सुना है, आपके आसपास के किरदार किसी ना किसी रूप में फिल्म में आ जाते हैं। और हर बार मेरे साथ ये दिक्कत है, ये करने के चक्कर में मेरी हर फिल्म पिछले फिल्म से अलग हो जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पिछले फिल्म से अलग फिल्म बनाऊँ तो मुझे कोई किसी ढांचे में डाल नहीं पाता है। जब प्रोड्यूसर मुझे साइन करता है तो उसे पता नहीं कि मैं अगला क्या बनाऊँगा। जैसे आप जानते हैं मधुर भंडारकर कैसी फिल्में बनाएंगे, सबके साथ एक पता है कि ये डायरेक्टर की ये पहचान है, ये आवाज़ है, ये उसका, मेरा नहीं है। मैं इसलिए आपको शुरू में ही कह दिया, मैं अपनी आवाज़ अभी भी ढूंढ रहा हूँ। मेरा कोई सिग्नेचर नहीं है कि मैं इसी तरह की फ़िल्म बनाऊंगा, क्योंकि मेरा यही कोशिश होता है हर फिल्म बनाते शुरू करते वक्त कि पिछले फिल्म से अलग हो। तो इसका तो डिसएडवांटेज ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को मुझे भरोसा नहीं मैं क्या बनाऊँगा अगला। सो आई थिंक इट्स मोर डिसएडवांटेज दैन एडवांटेज। ये तो हुई कि एक फिल्म को दूसरी फिल्म से अलग करने वाली बात, लेकिन कहीं कोई एक सेंट्रल एक सर्च, एक तलाश एक कलाकार के तौर पर, आखिरकार वो एक इंटेंजिबल
बात है जिसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक सर्टेन मीडियम में, वो क्या बात है जिसको आप तलाश करते रहते हैं? ये फिल्म दर फिल्म बदलता है। आप जिस तरह की ज़िंदगी उस वक्त जी रहे होते हैं, जिस तरह का लाइफ जी रहे होते हैं, वो फिल्म में रिफ्लेक्ट करता है। और आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कहूँगा कि जैसे मैं कुछ जैसे बर्फ़ी की कहानी एक छोटे से इंसिडेंट से पैदा होगी। जब मैं एनजीओज़ के लिए काम कर रहा था, एक छोटा सा 2 पन्ने की कहानी थी, और ऐसा नहीं कि मैं वही कहानी कहना चाहता था, मैं उसी को, ये कुछ एक एंग्स्ट है मेरे अंदर जो मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, वैसा कुछ नहीं। कुछ एक बात, कुछ एक इंसिडेंट, कुछ ऐसी घटना जो है आपको ट्रिगर करती है और फिर फिल्म बनाना शुरू करते हो। और मैं बहुत ही फ्रिवलेस रीज़न से ये अगली फिल्म बना रहा हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे। अब बहुत ही ऐसे रीज़न नहीं है, आप कहेंगे कोई रीज़न हुआ फिल्म बनाने का, यही एज एन आर्टिस्ट आप कहना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगा कि बर्फ़ी में दिखाने ले गया, मैं बड़े प्राउडली मैं अपने बच्चों को भी लेके गया, सब देखने गए, लोगों को पसंद है। मेरे दोनों बेटियों को पिक्चर पसंद नहीं आई, तो मेरा ये अगला टारगेट हुआ, मैं फिल्म ऐसी बनाऊंगा जो मेरे बच्चों को पसंद आए। ये मेरा रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है। सो आई थिंक आई शुड मेक ए फिल्म विच शुड बी फॉर द फैमिली। क्योंकि हम बोलते हैं हमारे देश में फैमिली पिक्चर नहीं बनती है, ये बड़े बच्चों को लेके जाते हैं ऐसे पिक्चरों में यू सर्टिफिकेट, जो कि एक्चुअली यू सर्टिफिकेट होती भी नहीं है। तो मुझे लगा एज ए पेरेंट आई शुड रिस्पॉन्सिबल, आई शुड मेक ए फिल्म फॉर किड्स एंड फैमिली। दैट वाज द ओनली रीज़न। तो मैं किसी बड़े कारण से फिल्म नहीं बनाता हूँ, बहुत छोटा कोई कारण होता है, वो बनते हुए ऐसा फिल्म बन जाता है। मेट्रो भी ऐसी हुआ, मैं आया छोटे शहर से था, मुझे लगा ये शहर में ये सब होता है, ये तो इसकी फिल्म बनती है, फिल्म बन गई। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिटेंड एंड से दैट यू नो देयर इज़ अ बिग एंग्स इनसाइड मी, और बहुत ऐसे दर्द है जो कि बाहर निकलना चाहता है। दर्द है वो किसी ना किसी लेयर में फिल्म में बाहर आ जाती है, लेकिन वो मेन मुद्दा नहीं होता है फिल्म बनाने का। छोटे शहर से ये ठीक है कि आप मुंबई आ गए थे और मुंबई की दुनिया को धीरे धीरे आपने पहचाना और उसमें नेविगेट करना आपने सीख लिया था, लेकिन आखिरकार इथॉस तो आप अपने साथ एक छोटे शहर का ही लाए थे जहां आपके इनिशिएटिव्स भी उससे प्रभावित हो रहे थे। तो एक ऐसी दुनिया में जहां बहुत पैसा और बहुत एक तंत्र काम करता है, मतलब एक ज़माने तक तो अंडरवर्ल्ड भी एक डिक्टेट किया करता था। करेक्ट। तो ऐसे में जब आपने काम करना शुरू किया तो किस विश्वास ने आपके रास्ते को प्रशस्त किया होगा? फॉर्चुनेटली जब हम लोग आए उस वक्त अंडरवर्ल्ड ख़त्म हो चुका था, तो हमने उसकी कहानियाँ सुनी, हमारे काम में उसका, क्योंकि मुझे आई कैन अंडरस्टैंड द प्रेशर जो इसके पहले रहा होगा कि ऐसी कहानी करो, इस हीरोइन के साथ काम करो, उस बात को करो, तो ये सब कुछ प्रेशर हमें मिला नहीं। कॉन्फिडेंस मुझे अपने टैलेंट में ही था, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई और पूंजी नहीं थी। उसी पूंजी के साथ मैं काम करना शुरू किया और मैं हमेशा ये होप करता आज मैं ये शूटिंग, आज मुझे पहला मौका मिला, ये पहला एपिसोड करूँ, ये करूँगा तो कुछ और काम मिलेगा और कुछ और लोग देखेंगे, और फिर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा और फिर इस तरह से मुझे फिल्म भी मिल गई। तो मैंने कभी बहुत लंबा प्लान नहीं किया, मैं हमेशा आज पे जिया, हमेशा आज मुझे ये जो काम मिला है इसे मैं इतने अच्छे तरीके से करूं ताकि कोई देखे तो शायद मुझे और काम दे, और बस ऐसी बात आगे बढ़ती रही। लेकिन कभी भी ऐसे मैंने बड़े शुरुआत में ही बड़े दिग्गज, मैं बहुत छोटा था, 22-23 साल की उम्र थी और मेरे साथ बड़े दिग्गज एक्टर्स लोग काम करते थे, लेकिन या ये कुछ मेरे माँ बाप से मिला, किससे मिला पता नहीं, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत था। तो इस वजह से शायद आई अचीव लॉट ऑफ थिंग्स एट वेरी यंग एज। टेलीविज़न वगैरह मैंने बहुत जल्दी, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस। लोग मेरा नाम सुनते थे, सोचते थे कि मैं कोई बुजुर्ग हूँ, लेकिन जब मिलते थे तो मैं तो कोई ऐसे लड़का मिलता था उनको। सो इट वाज जस्ट कॉन्फिडेंस, नथिंग एल्स। अनुराग जी, बातों का ये सिलसिला बहुत दिलचस्प है और अभी इसको जारी रखेंगे, भी एक ब्रेक लेंगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और अनुराग बसु के साथ बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं। मैं जब कहाँ जाता हूँ तो लोग बोलते हैं बॉलीवुड, वेरी गुड, पूछते हैं कौन है बॉलीवुड डायरेक्टर, तो लोग शेखर कपूर, मीरा नायर, तो हम तो कहीं है भी नहीं फिल्म इसमें। दे थिंक दे आर आवर डायरेक्टर्स, और फिर सतीश रे की बात करते हैं। तो ये बहुत होता है, क्यों हम में तो सब है, हम कहानी कह सकते हैं, कह नहीं पाते खुल के, क्योंकि प्रेशर ऑफ मनी एंड डिलीवरिंग एंड पैसा कमाना, करोड़ों लग जाते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने फिल्म डायरेक्टर और राइटर अनुराग बसु। अनुराग जी, ये जिस फिल्म की दुनिया में अभी आप काम करते हैं, जाहिर है कि उसमें पीछे के भी कुछ इम्प्रिंट्स आज भी होंगे और उसी के बीच में आपको काम करना होता है। इस दुनिया से आपको क्या क्या शिकायतें हैं कि वो ठीक हो जाएं तो ऐसे में और भी टैलेंट्स फ्लरिश करके सामने आएंगे? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है हमारी फिल्मों में जब एक बजट जो तय किया जाता है, फिल्मों का बाज़ार जो तय किया जाता है, हम खुल के इसीलिए नहीं बात कर पाते, फिल्म नहीं कर पाते क्योंकि बजट का बहुत प्रेशर होता है। सब डरे होते हैं, अरे इतने पैसे लग गए, तो सेफ करते हैं, सब सेफ खेलते हैं और सेफ सबसे अनसेफ होता है। लेकिन वो अनसेफ खेलने वाले खिलाड़ी बहुत कम है यहाँ पे। क्रीज के बाहर बैटिंग करने वाले निकल कर, उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो बजट क्यों इतना ऊपर होता है? आप यकीन नहीं मानेंगे, 70% पैसा जो है किसी भी बड़े स्टार कास्ट के पिक्चर में 70% पैसा स्टार कास्ट में जाता है। फिल्म बनाने के पीछे पैसा नहीं जाता है। मतलब आप जो बना रहे हैं, तो इसलिए हमारी फिल्म की क्वालिटी नहीं बदलती। फिल्म के बजट जब बड़ी होती है तो एक्चुअली पैसा फिल्म बनाने में नहीं जाता है, एक्टरों में जाता है। सो एक्टर्स के रेम्यूनरेशंस बड़े होते हैं, तो इसलिए हमारा फिल्म कहीं ग्रो नहीं कर रहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैसे कोरियन फिल्में हैं, कोरियन फिल्में शुरू हुई शायद हम उनसे पहले फिल्में बनाने शुरू किए हैं और हम उनसे 10 गुना ज़्यादा फिल्में बनाते हैं। लेकिन उनकी ऑडियंस कैसे हमसे 10 गुना ज़्यादा है? क्योंकि वो कहीं पे जाके उनका एक ग्लोबल ऑडियंस जो है ना, कोरियन के अलावा भी लोग जो हैं उनकी फिल्में देखते हैं। हम हिंदुस्तानी भी कोरियन फिल्में देखते हैं, लेकिन वी आर जस्ट बिजी डिलीवरिंग। हम अपने डायस्पोरा, हमारी ऑडियंस पंजाबी इन कनाडा, पंजाबी इन लंदन, फलाना, वही हम इसी में फंस के रह गए हैं। तो हम इससे बाहर, कुएं के मेंढक, हम इससे बाहर नहीं निकल रहे। हम वी डोंट सी बियॉन्ड इट। हम देखते ही नहीं कि हम उसके परे। तो हम नहीं जब देखते तो लोग, दुनिया हमें नहीं देखती उस तरीके से। मैं जब कहाँ जाता हूँ तो लोग बोलते हैं बॉलीवुड, वेरी गुड वेरी गुड। और पूछते हैं कौन है बॉलीवुड डायरेक्टर, तो लोग शेखर कपूर, मीरा नायर, तो हम तो कहीं है भी नहीं फिल्म इसमें। दे थिंक दे आर आवर डायरेक्टर्स, और फिर सत्यजीत रे की बात करते हैं। तो ये बहुत होता है। क्यों? हम में तो सब है, हम क्या नहीं कह सकते हैं, कह नहीं पाते खुल के, क्योंकि प्रेशर ऑफ मनी एंड डिलीवरिंग एंड पैसा कमाना, करोड़ों लग जाते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, मैं भी फिल्म बनाई हूँ 100 करोड़ की जो फिल्में होती हैं, लेकिन हमेशा बनाने से पहले सोचता हूँ ये 100 करोड़ में कोई फैक्ट्री नहीं डाल दे, लोगों को कई ज़िंदगी तक रोज़गार मिलता रहेगा। फिल्म बना के तो वेस्ट हो जाएगा यार ऐसे। और ऐसे नहीं कि हम फिल्में बना भी रहे हैं, पूरे 100 करोड़ सिर्फ लगाने में बन रहे हैं। 100 करोड़ बहुत होते हैं, वो आप बहुत बड़ी अच्छी फिल्में बना सकते हो। आपकी 100 करोड़ की फिल्म 100 करोड़ की दिखती नहीं पर्दे पे, क्योंकि ज़्यादा पैसे तो एक्टर लेके जाते हैं। ज़्यादा पैसे एक्टर क्यों लेता होगा अनुराग जी? क्योंकि क्या है, हमारा जो हिंदुस्तान है ना, एक्टर के पीछे आज कोई, आप मेरा इंटरव्यू लेते कितने, मुझे नहीं जानते लोग, या आपके प्रोग्राम के जरिए कई लोग समझ जाएंगे, फिर भी समझेंगे डायरेक्टर नहीं जानते मैं कौन सी फिल्में किया हूँ। लोग नहीं जानते हैं, लोग एक्टर्स को देखने जाते हैं, लोग एक्टर्स की वाह वाह करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, मंदिरें बनाते हैं, वो गुनाह करते तो भी फटाका फोड़ते हैं। तो हमारा देश तो ऐसा है। सो वो आप, इट इज़ लाइक दैट, आप कुछ कर नहीं सकते। ये जैसी जनता है, क्या होता है, सिनेमा कभी जनता नहीं बदलती, ऑडियंस सिनेमा बदलती है। ऑडियंस ही हमारे सिनेमा को बदलेगी, हम ही सिनेमा, फिर हम भी बदलेंगे। जब ऐसे कोई छोटी सी नई पिक्चर विद नए एक्टर्स चल जाएगी ना, फिर देखिए फिर और सब बनाएंगे। लोग हिम्मत नहीं करते क्योंकि नहीं चलती। अरे यार, इसमें तो कोई बड़ा हीरो नहीं, हम देखने ही नहीं जाएंगे। दर्शक बदलेंगे तो हम बदलेंगे। उसका बड़ा ऐसा कोड होता है। कब होगा ऐसा? कब होगा? जब हम खुल के फिल्म बनाएंगे, अपनी बात कहेंगे, अपनी तरीके फिल्म बनाएंगे, नहीं सोचेंगे बहुत ज़्यादा कौन किसे पसंद आएगा, पिक्चर बॉक्स ऑफिस में पैसा कमाएगी नहीं कमाएगी, ये सब नहीं सोचेंगे। तो बड़े एक्टर्स जो हैं ज़रूरत भी हो गए हैं और फिर बोझ भी हैं, मतलब दोनों हैं। मतलब अजगर के गले में छछूंदर जैसे हो गए। अब ना निगला जाता है ना उगला जाता है। तो अभी कैसे करें? बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। ये थे जाने माने फिल्म डायरेक्टर और राइटर अनुराग बसु। प्रोग्राम गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिए feedback.rstv
gmail.com पर।